हाय एवरीवन, पिछले 2 साल की बजट रिपोर्ट में एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अभी तक इतना डिस्कशन नहीं हो रहा। यस, न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा सोर्स जिसका अगर सही से यूज़ किया जाए तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है जो इंडिया को एनर्जी की फील्ड में आत्मनिर्भर बना सकती है। बात सिर्फ भारत की नहीं है। Meantime, nuclear is holding up better than the rest of clean energy this week. Nuclear energy at a turning point, seeing momentum as power demand jumps from electrification to data centers. Nuclear power and technology, or big tech getting involved in it. Nuclear power has sort of gotten back into the conversation. India and France signed a declaration of intent today to establish a partnership on advanced and small modular nuclear reactors. इस पर रिसर्च करते हुए we came across so many points including scientific progress, latest inventions, historical angle, geopolitics and sentiment of people worldwide. So without wasting much time, let's begin. Our story starts from the year 1938. एक ठंडा दिसंबर का दिन जर्मनी के एक छोटी सी लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था जो पूरी दुनिया के एनर्जी के गेम को बदलने वाली थी। बर्लिन के कैसर वेलमन इंस्टीट्यूट के अंदर एक छोटी सी टीम जिसमें ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्टार्ट्समैन शामिल थे, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन्होंने यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर कर लिया। फिजिक्स का ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें यूरेनियम 235 के एटम्स को न्यूट्रॉन की एक बीम से हिट किया गया और इस प्रोसेस में यूरेनियम एटम्स छोटे स्टेबल एटम्स में स्प्लिट हो गए और साथ में निकली इतनी एनर्जी जिसको देखकर सभी शॉक हो गए। इमेजिन एक फिंगर टिप जितना यूरेनियम इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता था जितनी 1 टन ऑफ कोल या फिर 149 गैलन्स ऑफ ऑयल। मतलब ह्यूमंस ने एक ऐसा सोर्स ढूंढ लिया था जो पूरी दुनिया की नीड्स को एम्पावर कर सकता था। बट न्यूक्लियर की रेस की ये कहानी कुछ इतनी सिंपल नहीं थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था तब जर्मनी, यूएस और सोवियत यूनियन सबको इस न्यूक्लियर पावर का पोटेंशियल समझ आ चुका था। लॉस एलमास, न्यू मैक्सिको में एलाइड पावर्स यानी यूएस, ब्रिटेन, कनाडा के बड़े बड़े साइंटिस्ट को इस जगह लाया गया और शुरुआत हुई प्रोजेक्ट मैनहट्टन की। इनका एक ही मिशन था, दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जिन्हें आज हम फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जानते हैं। ओपेनहाइमर और उनकी टीम जिसमें एडवर्ड टेलर, एनरिको फर्मी और रिचर्ड फाइमन जैसे बड़े बड़े लेजेंड शामिल थे, लॉस एलमस की लैब में टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो वर्ल्ड वॉर 2 के आउटकम को डिफाइन करने वाला था। 16 जुलाई 1945 को जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट ट्रिनिटी कंडक्ट किया गया तो उस एक्सप्लोजन की सीवियरिटी को देखकर ओपेनहाइमर ने सिर्फ एक ही चीज बोली, और दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट देखा। 1945 तक आते आते न्यूक्लियर पावर सिर्फ एक एनर्जी सोर्स नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन चुका था। और इसी के जस्ट बाद जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस ने न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी। इस अटैक के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गई। बाय 1950s यूएस और सोवियत दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके थे। ड्यूरिंग द सेम टाइम इंडिया भी अपने न्यूक्लियर मिशन पर काम कर रहा था। A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society. 1948 में डॉक्टर होमी जे भाभा, जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को स्टैब्लिश किया। 1954 में भाभा के सजेशंस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर मिशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिश किया गया। AEC का मेन काम था रिसर्च करना और पॉलिसी फ्रेम करना और DAE का मेन काम था उन पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना। इसके बाद उसी साल भाभा ने एक रोड मैप तैयार किया जिसमें बताया गया कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 फेजेस में डेवलप होगा। पहले फेज में यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर बनाने का प्लान किया गया, दूसरे में प्लूटोनियम और थोरियम बेस्ड, और तीसरा सबसे एम्बिशियस ओनली थोरियम बेस्ड रिएक्टर। दुनिया को ऑलमोस्ट 25% थोरियम इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है जबकि यूरेनियम काफ़ी स्कार्स है। इसीलिए होमी जे भाभा और उनकी टीम का मेन फोकस थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाने का था। 1950s से 60s के बीच अब कंट्रीज न्यूक्लियर एनर्जी के सिविलियन यूज को एक्सप्लोर कर रही थी। इसी टाइम पर यूएस, यूके, सोवियत यूनियन और फ्रांस अपने न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स भी स्टैब्लिश करते हैं जिससे सिविलियन नीड्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। जहाँ एक तरफ सिविलियन नीड्स पर काम चल रहा था, वहीं अब न्यूक्लियर बॉम्ब की रेस में यूके 1952,
और फ्रांस 1960 में शामिल हो चुके थे। इंडिया भी अपने न्यूक्लियर मिशन पर प्रोग्रेस कर रहा था। 1956 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉमे में इंडिया अपना पहला रिसर्च रिएक्टर अप्सरा स्टैब्लिश कर लेता है। एशिया में सोवियत यूनियन के बाद इंडिया सेकेंड ऐसी कंट्री बन चुकी थी जिसने अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिटी स्टैब्लिश कर ली थी। अभी तक इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को सिविलियन यूज के लिए ही बना रहा था, बट बाकी कंट्रीज जैसे यूएस और रशिया तेजी से अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को इंक्रीज कर रहे थे। यूएस बाय मिड 1960s ऑलमोस्ट 30,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका था। इसी दौरान एक और एशियन कंट्री ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब को बना लिया था और वो था चाइना। चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। 1962 की इंडो चाइना वॉर और चाइना के न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से इंडिया के लिए भी अब न्यूक्लियर सिक्योरिटी और क्रिटिकल हो चुकी थी। होमी जे भाभा ने इसी वजह से ऑल इंडिया रेडियो पर भी एक बात की घोषणा कर दी कि भारत अगले 18 महीनों में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। इसी बात के कुछ समय बाद न्यूक्लियर मिशन पर काम कर रहे भाभा और उनका साथ दे रहे पीएम लाल बहादुर शास्त्री की एक के बाद एक अजीबोगरीब सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है। इसी चीज़ से इंडिया के न्यूक्लियर मिशन को एक बहुत मेजर सेटबैक मिलता है और इसी टाइम पर 1968 में यूएन एक और नई ट्रीटी लेकर आता है, दैट इज एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी, जिसके अकॉर्डिंग जिन नेशंस ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए थे वो उनको यूज़ नहीं कर सकते थे और जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स नहीं थे वो उनको बना नहीं सकते थे। जियोपॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद भी भारत ने एनपीटी साइन करने से मना कर दिया क्योंकि ये ट्रीटी एक तरीके से बायस थी। क्यों? क्योंकि ट्रीटी सिर्फ नए डेवलपिंग नेशंस को न्यूक्लियर वेपन से दूर रखना चाहती थी, लेकिन जो सुपर पावर्स पहले से न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बना चुकी थी उनके वेपन डिसमेंटल करने का कोई क्लियर टाइमलाइन या मैंडेट नहीं था। बेसिकली जो ऑलरेडी पावरफुल थे उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब एक तरीके की हिपोक्रेसी। 1970 से 80s का डिकेड इंडिया के लिए एक मेजर अचीवमेंट लेकर आता है। 1974 में इस न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट करते इंडिया 6th ऐसा नेशन बन जाता है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। इसी डिकेड में यूएस और रशिया के बीच चल रही कोल्ड वॉर और इंटेंस हो गई, जिसके चलते एनपीटी नेशन होने के बावजूद सोवियत रशिया अपने न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक पाइल को और इंक्रीज करता चला गया। इनफैक्ट बाय 1978 सोवियत रशिया यूएस के स्टॉक पाइल को बीट कर देता है। दूसरी साइड 1973 में यौम किपुर वॉर की वजह से हुए ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज से ऑयल प्राइसेस सडनली ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाते हैं, जिसने नेशंस को न्यूक्लियर एनर्जी अडॉप्ट करने की तरफ पुश कर दिया। इसी के बाद फ्रांस ने द मेस्मर प्लान लॉन्च किया ताकि वो इंपोर्टेड ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को डिक्रीज कर सके और न्यूक्लियर से अपनी एनर्जी नीड्स को मीट कर सके। यूएस ने भी इसी टाइम पर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंस लॉन्च किया था। एज पर IAEA आज जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से 40% अराउंड 1973 के ऑयल क्राइसिस की वजह से ही हैं। स्माइलिंग बुद्धा के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद इंडिया पर ह्यूज सैंक्शंस लगा दिए गए। इसकी वजह से इंडिया को न्यूक्लियर मटेरियल प्रोक्योर करने में चैलेंज हो रहा था। बट इन चैलेंजेस के बाद भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर R&D पर काम कर रहा था और 1977 में इंडिया ने अपना उस टाइम का लार्जेस्ट रिएक्टर ध्रुवा एस्टैब्लिश कर लिया। इस टाइम तक दुनिया भर के सारे देश न्यूक्लियर एनर्जी को एक यूटोपियन ड्रीम की तरह देख रहे थे, इसको गो टू एनर्जी सोर्स मान रहे थे, लेकिन आने वाला समय न्यूक्लियर की इस पूरी कहानी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने वाला था। In 1979 3 Mile Island न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन पेंसिल्वेनिया, यूएस के इस न्यूक्लियर स्टेशन में एक एक्सीडेंट होता है। कुछ इक्विपमेंट फेलियर्स और ऑपरेटर एरर की वजह से रेडियो एक्टिव गैस रिलीज हो जाती है। इससे पब्लिक में डर का माहौल छा जाता है। एज वी नो, रेडियो एक्टिव गैस एक्सपोजर इज लिंक्ड टू कैंसर एंड मेनी अदर डिजास्टर्स इफेक्ट्स। मई 1979 में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख लोग मिलकर न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट एक मैसिव रैली करते हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए यूएस में इसके बाद न्यूक्लियर पावर में डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। काफी फैसिलिटीज को प्रीमेच्योरली क्लोज करना पड़ा और रेगुलेशंस और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। ये एक पहला मेजर एक्सीडेंट था। इसके बाद एक और बड़ा हादसा होता है। 26 अप्रैल 1986 चेर्नोबिल सोवियत रशिया में रात के 1:23 पर रिएक्टर नंबर 4 में एक टेस्ट कंडक्ट हो रहा था, जो न्यूक्लियर प्लांट के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को वैलिडेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन एक डिजाइन फ्लॉ की वजह से एक सीरियस
सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स होते हैं जिसमें रिएक्टर का कोर मेल्ट हो जाता है और मैसिव रेडिएशन रिलीज हो जाती है। रेडिएशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट यूक्रेन, रशिया और बेलारूस को हुआ, बट रेडिएशन यूरोप के कुछ और नेशंस तक भी स्प्रेड हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 8.4 मिलियन लोग इन रेडिएशन के एक्सपोजर में आ चुके थे। 2 वर्कर्स की तो ऑन स्पॉट और इसी रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से कुछ लोगों की अगले कुछ हफ्तों में डेथ हो गई। इसके बाद पब्लिक का न्यूक्लियर एनर्जी में कॉन्फिडेंस डाउन होता चला गया। 2011 में ये ट्रेंड और कंसोलिडेट हो जाता है। 11 मार्च 2011 जापान में एक 9.0 स्केल का अर्थक्वेक आता है जिससे सुनामी ट्रिगर हो जाती है। ओशन की ऑलमोस्ट 10 मीटर अबव हाई वेव्स फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से टकरा जाती है जिससे 3 रिएक्टर्स के कूलिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाते हैं। कूलिंग सिस्टम डाउन होने की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है और इस अनकंट्रोल्ड रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन एक्सप्लोजन होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव गैस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। इसकी वजह से लाखों लोगों को सराउंडिंग एरिया से इवैक्यूएट करना पड़ता है। सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट्स में हो रहे एक्सीडेंट्स ही नहीं, इसके अलावा 2 और मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी का कंजम्पशन फ्लैट हो गया। We will come to them in the later section, but let's continue this for now. चर्नोबिल, फुकुशिमा और 3 माइल्स आइलैंड जैसे इंसिडेंट्स ने दुनिया भर में लोगों के मन में न्यूक्लियर फियर क्रिएट कर दिया था। 1986 चर्नोबिल के बाद यूएस और रशिया के बीच भी कुछ ट्रीटीज हुई, जैसे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF ट्रीटी, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1991 और स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी 2002। इन ट्रीटीज का पर्पस न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रिड्यूस करना था और हम ये डिक्लाइन इस चार्ट में भी देख सकते हैं। चर्नोबिल और फुकुशिमा के बाद इटली ने भी अपने 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को क्लोज कर दिया। 1987 के एक नेशनल रेफरेंडम में अराउंड 80% लोगों ने न्यूक्लियर पावर को अबैंडन करने पर वोट किया। जर्मनी में भी पब्लिक ऑपोजिशन और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अपने न्यूक्लियर प्लान्स को फेज आउट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस, इंडिया और चाइना अपनी सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी पर काम कर रहे थे ताकि फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी कम की जा सके। इनफैक्ट फ्रांस ने 1973 ऑयल क्राइसिस के बाद जो द मेस्मर प्लान प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, उससे फ्रांस ने 2005 तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स की 80% डिमांड को न्यूक्लियर से अचीव कर लिया। भारत ने 1998 में अपना पोखरण टेस्ट 2 कंडक्ट किया जिसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली अचीव किए गए। इसकी वजह से इंडिया पर फिर से कई सैंक्शंस भी लगा दिए गए। इंडिया में भी न्यूक्लियर को लेकर पब्लिक में एक फियर क्रिएट हो चुका था जिसकी वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड मेजर रीजन ऑफ न्यूक्लियर स्लो डाउन एंड इट इज़ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर इसे सही से डिस्पोज ना किया जाए तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये हज़ारों लाखों सालों तक एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करता रहेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आसपास रह रहे लोगों या फिर किसी भी और तरह की लाइफ पर होता है। न्यूक्लियर वेस्ट 2 टाइप का होता है, लो लेवल वेस्ट और हाई लेवल वेस्ट। लो लेवल वेस्ट में वो सारा न्यूक्लियर बाई प्रोडक्ट आता है जिसमें रेडिएशन लेवल कम होता है, जैसे कंटामिनेटेड ग्लोब्स, टूल्स और लैब इक्विपमेंट्स। लो लेवल वेस्ट कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रेडियो एक्टिव रह सकता है, इसीलिए इसी टाइप के वेस्ट को शैलो लैंडफिल्स में डिस्पोज कर दिया जाता है। हाई लेवल वेस्ट स्पेंट फ्यूल को कहा जाता है। एक्चुअली जो फ्यूल रॉड्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होती हैं वो कुछ ईयर्स के बाद डिस्कार्ड करनी पड़ती हैं क्योंकि अब ये फिजन रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं रहती। लेकिन इसके बाद भी इस स्पेंट फ्यूल में इतनी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हार्मफुल रेडिएशन रिलीज कर सकती हैं। सभी नेशंस के लिए इसको डिस्पोज करना एक बड़ा चैलेंज है। इस वेस्ट को अभी मेनली 2 मेथड्स का यूज़ करके डिस्पोज किया जाता है, वेट मेथड एंड ड्राई मेथड। वेट मेथड में इस स्पेंट फ्यूल को एक डीप पूल में रखा जाता है ताकि उसकी कूलिंग हो सके और वो रेडियो एक्टिव शील्ड की तरह काम करे। इसके बाद ड्राई मेथड का यूज़ किया जाता है जिसमें इस स्पेंट फ्यूल को मेटल या फिर कंक्रीट से बने एयरटाइट सील्ड कंटेनर्स में रख दिया जाता है ताकि उसकी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को ब्लॉक किया जा सके। बट ये स्केलेबल नहीं है क्योंकि सील्ड कंटेनर्स 40 से 50 सालों के बाद ख़राब हो जाते हैं, जबकि न्यूक्लियर वेस्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक रेडियो एक्टिव रहता है। और इनफैक्ट कुछ एक्सीडेंट्स या नेचुरल डैमेज की वजह से भी ये एक थ्रेट बन सकता है। फॉर एग्जांपल यूएस हार्नफोर्ड न्यूक्लियर साइट वॉशिंगटन में ओल्ड सील्ड कैस्क लीकेज की वजह से कोलंबिया रिवर कंटामिनेट होने लगी थी। अभी तक डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरीज DGR को बेस्ट सोल्यूशन माना जाता है। इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को 2000 से लेकर 5000 फीट तक अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है।
फिनलैंड ने इसके लिए ओंकालो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो दुनिया का पहला लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल साइट है। न्यूक्लियर स्लो डाउन का तीसरा रीजन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जब हम न्यूक्लियर एनर्जी के कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमें दो मेजर एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स और मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट्स। न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जैसे कि यूएस के वॉटर न्यूक्लियर प्लांट की इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट $14 बिलियन थी, बट एक्चुअल कॉस्ट $30 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। ऐसे ही फ्रांस का फ्लैमनविले 3 रिएक्टर जो 2007 में 3.3 बिलियन यूरो से स्टार्ट हुआ था, वो अब तक 13 बिलियन यूरो क्रॉस कर चुका है। इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की वजह से इनिशियल कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन टाइम दोनों ही हाई होते हैं। एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट हो जाए तो भी उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्यूल रिप्लेसमेंट और रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इसका एक मेजर फैक्टर है। न्यूक्लियर प्लांट का लाइफ स्पैन 40 से 60 ईयर्स होता है, उसके बाद उसको डीकमीशन करना पड़ता है। डीकमीशन यानी प्लांट को क्लोज करने में बहुत सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है एंड इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर के कंपैरिजन में बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर मॉड्यूल्स और विंड एनर्जी की कॉस्ट ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से काफ़ी कम हुई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि 2000s के बाद सोलर, विंड और अदर रिन्यूएबल्स की ग्रोथ हुई है, जबकि न्यूक्लियर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। सो इन ऑल इफ वी सी वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर स्लो डाउन के 3 मेजर रीजंस थे, एक्सीडेंट्स लीडिंग टू पब्लिक फियर, वेस्ट डिस्पोजल चैलेंजेस एंड ऑल दीज लीडिंग टू हायर कॉस्ट्स। बट ये तो बात हुई वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर स्लो डाउन की। वेयर इज इंडिया इन ऑल दिस? सो लेट्स लुक एट दिस चार्ट। इसको अगर देखा जाए तो यूएस, चाइना और फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी है। इंडिया इज़ एट 10th पोजीशन, बट इंडिया ने काफ़ी अर्ली ईयर्स में न्यूक्लियर टेस्ट अचीव कर लिया था। तो इसके ग्रो ना करने के क्या मेजर रीजंस थे? सैंक्शंस। इंडिया के पास लो यूरेनियम कैपेसिटी है और सैंक्शंस की वजह से इंडिया के लिए ये एक्सेस एक चैलेंज बन गया था। Second, worldwide accidents leading to public fear and protests. Another one was loss of many nuclear scientists, including leaders like Homi J. Bhabha. Then waste disposal challenges are also there. Another one is complex regulatory acts. As per Civil Liability for Nuclear Damage Act of 2010, अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी में कोई डैमेज हो तो मेन लाइबिलिटी ऑपरेटर या फिर सप्लायर की होती है। इसकी वजह से इंडिया की न्यूक्लियर फॉरेन फंडिंग काफ़ी हिंडर हुई है। And all these leading to higher costs. But now the nuclear race is coming back again. December 23 में COP28 summit में around 20 countries ने एक न्यूक्लियर मिशन लॉन्च किया, Declaration to Triple Nuclear Power. But ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियर रेस इज बैक? पहला है SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। फिजन रिएक्शन फॉर बेस ये रिएक्टर्स साइज में छोटे और मॉड्यूलर होने की वजह से डायरेक्टली फैक्ट्री में बनकर साइट पर असेंबल किए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल फिजन रिएक्टर्स के कंपैरिजन में इनकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टाइम टू बिल्ड बहुत ही कम होता है। एनर्जी इम्पैक्ट सेंटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 114 मेगावाट का SMR बनाने के लिए $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। वहीं ट्रेडिशनल रिएक्टर बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। साथ में SMR के मॉड्यूलर डिज़ाइन की वजह से इनकी कैपेसिटी को ईजिली बढ़ाया और कम किया जा सकता है। जितनी कैपेसिटी एक प्लांट से अचीव करनी है उतने मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल 1140 मेगावाट कैपेसिटी अचीव करनी है तो हम 114 मेगावाट कैपेसिटी के 10 मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ती है तो नए मॉड्यूल्स को एग्जिस्टिंग प्लांट में इंस्टॉल किया जा सकता है। साइज़ में छोटे होने की वजह से इनको रिमोट लोकेशन जैसे आर्मी और नेवल बेसिस के पास भी इजीली असेंबल किया जा सकता है ताकि एनर्जी नीड्स को पूरा किया जा सके। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैवीली मैनुअल ऑपरेशंस पर रिलाय करते हैं। चेरनोबिल एंड 3 माइल न्यूक्लियर डिजास्टर, इन दोनों ही केसेस के इन्वेस्टिगेशन में ये पॉइंट क्लियरली निकल कर आया है कि ऑपरेटर्स की मिस्टेक्स और मैनुअल प्रोसीजर्स की वजह से हैवी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में लीक हो गया। मैनुअल ऑपरेशंस को कर्टेल करने के लिए SMRs को इनहेरेंटली पैसिव सिस्टम्स की तरह बनाया जा रहा है। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो SMRs एकदम सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह हैं जिनको चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ऑफ ट्रैक होती है तो बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के खुद ही ये नेचुरल फोर्सेस का यूज़ करके अपने आप को सेल्फ बैलेंस कर लेते हैं।
इफ़ वी लुक एट 2025 बजट, इंडियन गवर्नमेंट ने भी SMRs के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ यानी $2.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। इस मिशन का गोल है 2033 तक कम से कम 5 इंडिजिनस SMRs को ऑपरेशनल बनाना। अगर SMRs के एडवांटेजेस और गवर्नमेंट के प्लान के बारे में सारी बातें क्लियर हैं, देन लेट्स डिस्कस द सेकेंड रीज़न, विच इज़ द रीसेंट अचीवमेंट्स इन द फ्यूजन रिएक्टर्स। फ्यूजन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड पोटेंशियली एक सॉल्यूशन माना जा रहा है ग्लोबल एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए, क्योंकि ये ड्यूटेरियम यानी सिंपली हार्ड वाटर का यूज़ करके क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है बिना ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, और इसमें कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट भी रिलीज़ नहीं होता। इंटरेस्टिंगली, इंडिया ने रिसेंटली अपना SST-1 टोकामैक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में सन के कंपैरिजन में 20 टाइम्स हॉटर, दैट इज़ 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव किया है। दिस इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये अचीवमेंट इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करने और रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है। चाइना ने भी फ्यूजन रिएक्टर्स की रेस में सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने अपने टोकामैक रिएक्टर में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 1000 सेकेंड्स तक सस्टेन किया है। कई स्टार्टअप्स जैसे हीलियन लैब्स फ्यूजन रिएक्टर की रिसर्च में हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं। एंड गेस व्हाट, ये हीलियन लैब्स किसकी है? OpenAI को फाउंडर सैम ऑल्टमैन की। दिस इज़ आवर थर्ड मेजर पॉइंट। AI मॉडल्स जैसे ChatGPT, DeepSeek, Claude को चलाने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए, और डेटा सेंटर्स को पावर करने के लिए चाहिए बहुत सारी एनर्जी। इसीलिए मेजर टेक कंपनीज हेविली न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड द लास्ट येट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंडिया इज थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। पीछे हमने बताया था होमी जे भाभा ने 3 स्टेज थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाने का प्लान किया था, राइट? इसमें साल 2024 में एक मेजर माइलस्टोन अचीव हुआ है। इतने सालों के R&D एंड ग्लोबल सैंक्शंस के हटने के बाद फाइनली इंडिया सेकेंड स्टेज की टेस्टिंग में आ गया है। एज पर सेकेंड स्टेज प्लान, इंडिया ने अपना पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डेवलप कर लिया है। विद दिस इंडिया दूसरा ऐसा देश बन गया है रशिया के बाद विच हैज़ इट्स ओन ब्रीडर रिएक्टर। अगर हम इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लेते हैं तो वी विल बी रेडी फॉर आवर लास्ट स्टेज, दैट इज़ थोरियम रिएक्टर। इंटरेस्टिंगली, चाइना भी बहुत तेज़ी से थोरियम बेस्ड रिएक्टर पर काम कर रहा है। 2021 में एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाने के बाद इस साल चाइना ने गोबी डेजर्ट में 10 मेगावाट कैपेसिटी का रिएक्टर बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। बट एज वी नो, वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 25% थोरियम इंडिया के केरला के बीचेस पर एग्जिस्ट करता है। अगर थोरियम बेस्ड रिएक्टर सक्सेसफुली बन जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को ही होगा। एंड फाइनली, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के लिए इस साल के बजट सेशन में एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को अमेंड करने का प्लान किया है, ताकि न्यूक्लियर पावर के इस गेम में प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जा सके। बट विद अमेंडमेंट्स, these risks can be mitigated and more private companies can participate. So in all, nuclear energy एक clean and better solution हो सकता है, although we hope कि government stringent safety rules और regulations follow करें so that safety of everyone is ensured. And with this final point, we conclude our story on nuclear energy.